मैं सुरेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका परीक्षा मैट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब असिस्टेंट इंजीनियर मेंस एग्जामिनेशन होने में 21 दिन का समय बाकी है। 22 तारीख से इस एग्जाम को शुरू कर दिया जाएगा आरपीएससी के द्वारा। इस 21 दिन के समय में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कशन करूंगा। उसके अतिरिक्त सबसे पहले मैं आप सभी को इस होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं ये जो त्योहार है आपके जीवन में नई खुशियां लाए और आपके जीवन को रंगों से भर दे। हमें होली के त्योहार को भी मनाना है, लेकिन साथ में ये भूलना नहीं चाहिए कि 22 तारीख से हमारा एग्जाम है, 21 दिन का ही समय हमारे पास बचा है, तो किसी भी प्रकार से हमारी पढ़ाई में कोई प्रकार का खलल नहीं आना चाहिए। 21 दिन का समय बचा है आपके पास, आप जुट जाइए और इतनी बेहतर पढ़ाई कीजिए आपकी आप इस एग्जाम में सफल हो सके हैं। तो 21 दिन में क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, एक शॉर्ट वीडियो में लाया हूं आपके लिए। इस 21 दिन की रणनीति के बारे में मैं विचार करूंगा बहुत ही शॉर्ट में, और उसके बाद में परीक्षा मीटर आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, आपकी हिंदी और सोशल एस्पेक्ट्स की पढ़ाई में हम किस प्रकार आपकी मदद कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो एक रिकॉर्डेड बैच के बारे में भी मैं जानकारी करूंगा जो परीक्षा मीटर के द्वारा आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि 21 दिन में आप चीजों को रिवाइज करके एटलीस्ट इन सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग और हिंदी में 21 दिन का समय आप यूटिलाइज कर सकते हैं। परीक्षा मीटर पे जो भी हिंदी और सोशल एस्पेक्ट्स में पढ़ाया गया है उसको आप 21 दिन में कवर करके 2 या 3 की स्पीड पे 2-2.5 की स्पीड पे आप कवर करें चीजों को, ताकि आप 21 दिन के अंदर समय सीमा के अंदर ही चीजों को कंप्लीट कर सकें। तो बढ़ते हैं। पहले तो आपको एक रिवीजन प्लान बनाने की आवश्यकता है। व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी, आपको किस तरह से रिवीजन करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिवीजन प्लान होना चाहिए आपके पास फॉर 21 डेज। 21 दिन का एक रिवीजन प्लान आप लोग बनाएंगे, आप अब स्वयं बनाएंगे। एक 5 वीक्स का रिवीजन प्लान मैंने बहुत पहले आपको दिया था, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 और 7 वीक का रिवीजन प्लान मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। अगर आपने वो रिवीजन प्लान फॉलो किया होगा तो आपकी पढ़ाई में निश्चित रूप से 4 चांद लगे होंगे। आज कुछ इसी तरह से इन शॉर्ट में डिस्कस करूंगा क्या रणनीति होनी चाहिए। 21 दिन में हमें किस तरह से हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को भी कवर करना है, एट द सेम टाइम हमें सोशल एस्पेक्ट्स को भी कवर करना है और हिंदी को भी कवर करना है। तो हमेशा की तरह मुझे पता है कि टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स होंगे, टेक्निकल 1 एंड टेक्निकल पेपर 2, ये 200 मार्क्स के हैं, आप सभी को पता है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग जो है 100 मार्क्स का वेटेज है, और अगर हिंदी की बात करें तो वेटेज 100 मार्क्स का ही। ठीक है, तो अब समय आ गया है कि एक प्रॉपर रिवीजन प्लान आप बनाएं, एक प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल आप बनाएं। यू हैव टू फॉर्मुलेट अ टाइम टेबल, एक प्रॉपर टाइम टेबल आप लोग बनाएं। 21 दिन का एक प्रॉपर टाइम टेबल आप बनाएं। स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, आप इस तरह से अध्ययन करें कि जैसे आपका 12 आवर्स का पढ़ाई का शेड्यूल है, एटलीस्ट 12 आवर्स आप लोगों को पढ़ाई तो करनी है। देखिए, वैसे इस तरह की बात करना मैं उचित नहीं समझता हूं कि कितने घंटे सर पढ़ाई करें, कितने घंटे नहीं पढ़ाई करें, लेकिन इट्स अ हाई टाइम। अब आपको, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो 14 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 12 घंटे का आपका रिवीजन प्लान होना चाहिए, और रिवीजन प्लान का शेड्यूल बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। 12 घंटे के शेड्यूल में आपको कम से कम 8 से 9 घंटे, 8 to 9 आवर्स कैसे ना कैसे टेक्निकल पेपर को देने हैं। कोई विशेष बात नहीं है उसमें, technical papers are having higher weightage, so accordingly you have to allot more time for the technical part। और बचे हुए 3 से 4 घंटे आपको 3 to 4 hours you have to sacrifice for your non technical part or non technical portion with social aspects of engineering and हिंदी। तो 3 से 4 घंटे आपको अभी भी सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग और हिंदी को देने हैं। 8 से 9 घंटे अभी भी आपको टेक्निकल को देने हैं। अब सर टेक्निकल को कैसे पढ़ा जाए, यह भी महत्वपूर्ण बात है। और अब टेक्निकल को कवर करने में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, अब तक जो प्रयास आप लोगों ने कर लिए हैं, अब तक जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के प्रयास आप लोग कर चुके हैं, बेहतरीन प्रयास आपने कर लिए होंगे। अब समय आ गया है जब कैलकुलेटर को साइड में रख दिया जाए, और जो कंप्लीट कोर्स है, कोर्स का एक एक बिंदु, जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है, उसका एक एक पॉइंट डिटेल से स्टडी कर लिया जाए। अब आपके पास प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने का, कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का टाइम नहीं है। अभी कम से कम 2 से 3 बार आपको सिलेबस को कवर करना है। 2 से 3 बार दोबारा आपको सिलेबस को कवर करना है, स्पीडली आपको सिलेबस को कवर करना है। तो कम से कम 2 to 3 टाइम्स और मे बी मोर देन दैट
4 टाइम्स भी हो सकता है कि आप लोग रिवीजन करें कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस को। कंप्लीट टेक्निकल का जो सिलेबस है आपका, कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस यू हैव टू कवर एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपका रिवीजन होना जरूरी है। सिलेबस का हर एक बिंदु महत्वपूर्ण है। सामान्यतः विद्यार्थी मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करें, ज्यादा विचार करें, जिन्हें गहराई से अध्ययन करें ताकि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इस बारे में मैं यही कहूंगा, आपके सिलेबस का, पाठ्यक्रम का हर एक बिंदु महत्वपूर्ण है, हर एक बिंदु का महत्व बराबर है। कोई भी चीज बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो कोई भी बिंदु कम महत्वपूर्ण नहीं है। सभी को समान रूप से महत्व देते हुए आपको पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार थ्योरी प्लस डेरिवेशंस को अच्छे से कर लेना है। थ्योरी प्लस डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम नहीं है। जिन्होंने सॉल्व कर रखा है वो बड़ा अच्छा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। जिन्होंने सॉल्व नहीं किए अब तक, अब उनको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यू मे फोकस मोर ऑन द थ्योरी प्लस डेरिवेटिव पार्ट। क्लियर हो गई बात। अब सर ये जो 8 से 9 घंटे का हम टेक्निकल शेड्यूल बनाएंगे, 8 से 9 घंटे का या 10 घंटे का, जो भी आप कंफर्टेबल फील करें, जो शेड्यूल होगा हमारा टेक्निकल का, जो शेड्यूल होगा टेक्निकल को पढ़ने का, उसमें हम 1 सब्जेक्ट पढ़ें, 2 सब्जेक्ट पढ़ें या 3 सब्जेक्ट पढ़ें। देखिए, अगर सब्जेक्ट के हिसाब से बात करते हैं तो 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ना अब आवश्यक हो गया है। एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। किसी विद्यार्थी की यह रणनीति भी हो सकती है कि वो एक सब्जेक्ट को पूरा 1 दिन में निपटा दे, लेकिन यह रणनीति होनी चाहिए कि आगामी अगले 3 दिन में मुझे कम से कम ये 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम प्लान को इस तरह से रखेंगे कि 8 से 9 घंटे का जो शेड्यूल होगा उसमें हम कम से कम 3 सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलेंगे। कम से कम 3 सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलेंगे और कम से कम 3 सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलेंगे और 7 दिन में हम देखेंगे, 7 दिन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। 7 दिन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि हम 2 से 3 बार रिवीजन कर सकें। 7 दिन में कंप्लीट सिलेबस आपको रिवाइज करने की कोशिश करनी है। 7 दिन में कंप्लीट सिलेबस आपको रिवाइज करने की कोशिश करनी है। 7 दिन में फिर अगले 7 दिन में दोबारा रिपीट करना है कंप्लीट सिलेबस को, टेक्निकल को, क्योंकि अब आप उस स्तर पे आ चुके हैं कि 7 दिवस के अंदर पूरा टेक्निकल सिलेबस को रिवाइज किया जा सके। अगर 7 दिन में आप टेक्निकल के सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा पीछे हैं, बट स्टिल आपको डीमोटिवेट फील करने की आवश्यकता नहीं है। 21 दिन का टाइम भी पर्याप्त है। कोई भी विद्यार्थी डीमोटिवेट फील ना करे। हम अच्छा करने वाले हैं, अच्छा करेंगे। तो कोशिश करें कि 7 दिवस के भीतर पूरे टेक्निकल पार्ट को निपटा लिया जाए। अगले 7 दिवस में फिर पुनः दोहराना सुनिश्चित करें, पुनः एक बार रिवीजन करें, दोबारा रिवीजन करें और अगले 7 दिन में फिर दोबारा सब्जेक्ट्स को रिवाइज करें। तो इस तरह से कम 2 से 3 बार एटलीस्ट आपका रिवीजन होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों का अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ वो कम से कम 2 बार तो रिवीजन करें। फिर वो अपने शेड्यूल को 10 दिन तक ले जाएं कि 10 दिन में मुझे ये सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है और फिर अगले 10 दिन में इनका फिर मैं रिवीजन करूंगा। तो एटलीस्ट 2 बार रिवाइज कर ले। तो अकॉर्डिंगली आपकी ग्रिप कितनी है ऑलरेडी टेक्निकल के ऊपर, वो डिसाइड करेगा कि आप एक बार कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए कितना समय देना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि 7 दिवस का ही एक शेड्यूल होना चाहिए जिसमें कंप्लीट टेक्निकल पार्ट रिवाइज हो जाए। अगले 7 दिन में उसको दोबारा रिवाइज कर लिया जाए और फिर अगले 7 दिन में उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। जब हम इन्हीं 20 दिनों में, इन 21 दिनों में 3 बार अगर सिलेबस का दोहरान कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से टेक्निकल में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। रहा 20 मार्कर क्वेश्चन। 20 मार्कर क्वेश्चन में डेरिवेशंस भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। 20 मार्कर में डेरिवेशंस भी पूछे जा सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, डेरिवेशंस भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। डेरिवेशंस पे ज्यादा फोकस करिए। न्यूमेरिकल अगर आपने अब तक सॉल्व नहीं किए हैं तो, अगर आपने अभी तक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं की है तो अब 20-21 दिन में आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो अब आप फोकस जो रहिए डेरिवेटिव पार्ट के ऊपर। और जिन्होंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना। तो बेहतर रहेगा कि आप डेरिवेटिव पोर्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करें जो थोड़ा सा अपने आप को लैग बिहाइंड फील कर रहे हैं। दिस वुड बी द कंप्लीट स्ट्रेटजी एज फार एज द टेक्निकल पार्ट इज कंसर्न्ड। अब जब नॉन टेक्निकल पार्ट की बात करते हैं, हम सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें या हिंदी की बात करें, तो अभी भी ये सब्जेक्ट्स डिजर्व करते हैं कि 1 to 2 आवर्स, इन बिटवीन 1 to 2 आवर्स इनको पढ़ा जाए।
मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों सब्जेक्ट्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। अभी भी कंप्लीट नहीं हुए तो परीक्षा मीटर इनका एक रिकॉर्डेड कोर्स आपको प्रोवाइड करवा देगा। परीक्षा मीटर द्वारा इनका एक रिकॉर्डेड कोर्स आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। इस रिकॉर्डेड कोर्स को आप 2 की स्पीड पर देखिए। 2 की स्पीड पे आप इस रिकॉर्डेड कोर्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को नए आयाम दे सकते हैं जहां तक सोशल एस्पेक्ट्स और हिंदी की बात है। तो मैं बिल्कुल 100% आपसे प्रॉमिस करता हूं आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। अभी मैंने जो हिंदी में फॉर्मेट्स होते हैं हमारे, प्रारूप लेखन की बात करें, पत्र लेखन की बात करें, वो बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, कवर करवाए हैं। प्रारूप लेखन की बात करें अथवा पत्र लेखन की बात करें, प्रारूप लेखन में हमारे पास कम से कम 4 फॉर्मेट्स हैं। जैसे कार्यालय आदेश की बात करें, अर्धशासकीय पत्र की बात करें, सामान्य कार्यालयीय पत्र की बात करें, है ना। यहां हमारे पास पत्र, अधिसूचना, निविदा आदि हैं, परिपत्र, अधिसूचना, निविदा आदि। तो इस तरह से 4 और 4 टोटल 8 फॉर्मेट्स हैं। यहां आपको फॉर्मेट पहले याद करना आवश्यक है, फिर उसकी विषय वस्तु आप अपनी क्रिएटिविटी से बनाएं। फॉर्मेट आपको हर, भले सामान्य कार्यालय आदेश हो, अर्धशासकीय पत्र हो, परिपत्र हो, अधिसूचना हो, इनका फॉर्मेट याद करना है हमें पहले तो बहुत अच्छे से। फॉर्मेट एक बार याद कर पाएंगे तो फॉर्मेट के अलग से मार्क्स होते हैं। फिर वहां पर आपकी क्रिएटिविटी होगी, आपकी शब्दों के ऊपर और भाषा के ऊपर पकड़ होगी, उस हिसाब से आप मेन बॉडी बनाए, विषय वस्तु बनाए। उसके लिए थोड़ा समय दें आप अपने आप को एग्जाम में लिखते समय, क्योंकि 10 मार्कर का क्वेश्चन आना है यहां से। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना दिए हैं, इसके ऊपर भी मैंने बहुत अच्छे वीडियो बना दिए हैं कि प्रारूप लेखन में हमें किस तरह से फॉर्मेट्स को यूज करना है, किस तरह से हमें विषय वस्तु बनाना है, किस तरीके से हमने मेन बॉडी कंस्ट्रक्ट करनी है। तो परीक्षा मीटर के द्वारा इसका एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम या रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। आप रिकॉर्डेड कोर्स को ज्वाइन करके सोशल एस्पेक्ट्स और हिंदी में जो भी आपकी चिंता है उसे दूर कर सकते हैं, उस चिंता से आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से कहीं से भी आपने पढ़ा है, इवन परीक्षा मीटर से भी अगर आपने पढ़ा है, तो भी आपको 1 से 2 घंटे सोशल एस्पेक्ट्स और हिंदी को आवश्यक रूप से डेडिकेट करने हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, पहले तो इनको क्वालिफाई करना आवश्यक है, और क्वालिफाई करने के पश्चात अगर आप यहां कुछ अच्छे मार्क्स बटोर लेते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकल में थोड़ा कमजोर भी हैं आप, तो वो कॉम्पनसेट कर जाएगा। यहां अगर आप 60 to 70 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो टेक्निकल में थोड़ा लैग बिहाइंड भी कर जाएंगे, तो वो वहां आप कॉम्पनसेट कर पाएंगे चीजों को। तो ये रणनीति अब आपकी होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है। अब क्या रणनीति होनी चाहिए, है ना, और किस तरह से परीक्षा मीटर आपको रिकॉर्डेड कोर्स के माध्यम से हेल्प कर सकता है, उसके बारे में भी मैंने जानकारी साझा की है। तो इसी के साथ आपको असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन 2024 की मेंस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, सफल होने के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और एक बार फिर से मैं आपको होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नमस्कार।